हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का क्या मतलब है? पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जेनेटिक्स है क्या। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। जेनेटिक्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का पढ़ाई है। मतलब कि जेनेटिक्स में हम बॉडी फीचर्स जो होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है ये पढ़ेंगे, और इससे जो लॉज रिलेटेड हैं वो सब का स्टडी करेंगे। तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, सबसे पहला है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक ग्रिगोर वोहान मेंडल को बोला जाता है। ग्रिगोर वोहान मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही पहला लॉ दिया था जेनेटिक्स का। ठीक है, ग्रिगोर वोहान मेंडल के बारे में पहले हम जानते हैं कि ये क्या थे। ग्रिगोर वोहान मेंडल जो थे उनको शुरू से ही साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब बचपन में वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन में मोनेस्ट्री में पढ़ने के बाद वो साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से उन्होंने साइंस की डिग्री ली। फिर बाद में वो एज अ टीचर काम करना चाहते थे, मतलब वो टीचर बनना चाहते थे, बट टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जाम में वो फेल हो गए थे। तो उन्होंने मोनेस्ट्री फिर से ज्वाइन कर ली और वहाँ पे वो एज अ टीचर वर्क करने लगे। बट वहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन हुआ करता था और वहाँ पे वो उसमें उस गार्डन में पी प्लांट्स उगते थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पी प्लांट पे काम करूं, और तभी से उन्होंने उस पी प्लांट पे काम किया। और उन्होंने बहुत सारे अपने जो फाइंडिंग्स हैं उनको हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उनको ब्रीडिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने गार्डन पी पे काम किया जिसका नाम है पीजम सैटिवम। ठीक है, इनिशियली स्टार्टेड विद, शुरू में उन्होंने 32 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पे काम किया, पर बाद में उन्होंने उसको कम करके 22 पेयर्स पे काम किया। एंड एट लास्ट सिर्फ वो 7 पेयर्स पे ही ठीक से काम कर पाए, या उन्होंने 7 पेयर्स जो ठीक से काम हो रहे थे उन्हीं पे ही काम करना, वर्कआउट करना शुरू किया। इन्होंने लास्टली 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पे ही क्या किया, काम किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेंडल ने कितने पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे काम किया, तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे इन्होंने काम किया। एंड ड्यू टू सम किडनी डिसऑर्डर 1884 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और उन्होंने अपने वर्क कर चुका था, उन्होंने अपना सब कुछ वर्क कर लिया था, पर उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मीडिया इतनी पावरफुल नहीं थी कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जल्दी पहुंचा दे, तो उस टाइम उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। 1900 मतलब उनके डेथ करने के 6 साल बाद 1900 में ह्यूगो दे वेरिस हॉलैंड के, कार्ल कॉरेंस जो थे जर्मनी के, और इनरिच वॉन ज़मार्क जो थे ऑस्ट्रिया के, उनको इनकी फाइंडिंग्स मिली। उन लोग भी अपना अपना रिसर्च किए और उन लोग का भी रिजल्ट सेम वही आया जो कि मेंडल का आया था। फिर ह्यूगो डे वेरिस ने उनको मेंडल के पेपर्स मिल गए जिन पे उन्होंने काम किया था, क्योंकि उनका एक बार ये जो मतलब पब्लिकेशन में छपा था वो पेपर्स मिला। और कोरियन फिर उन्होंने उसको रीप्रिंट करवाया फ्लोरा में 1901 में। और कोरेंस ने उनके जो दो जनरलाइजेशन है, जो बातें उन्हें कही थी, उनको एज अ प्रिंसिपल या एज अ पोस्टुलेट्स उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के नाम से उसको मतलब दिया। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिकली बेस्ड मतलब हमारे जीन पे जो बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन का स्टडी, यही क्या कहलाता है, हमारा हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, अब मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों सिलेक्ट किया काम करने के लिए? ठीक है, तो वाई रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी ही क्यों और प्लांट क्यों नहीं? ठीक है, सबसे पहला रीजन ये था कि गार्डन पी का प्योर वैरायटी इजीली अवेलेबल था, मतलब प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल, प्योर येलो सीडेड, प्योर ग्रीन सीडेड, इस टाइप के जो प्योर वैरायटी थे उसके इजीली अवेलेबल थे। दूसरा रीजन ये था कि मेंडल ऑब्जर्व दैट द ऑकरेंस ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी।
उन्होंने दूसरा रीजन ये देखा कि उनमें ना मतलब जो जो कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए उन सबका कॉन्ट्रास्टिंग पेयर प्रेजेंट था। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट। जैसे अगर कोई टॉल प्लांट है तो उसका ड्वार्फ प्लांट भी था उस स्पीशीज में। अगर कोई जिसके फ्लावर एक्सिलरी में उगते हैं तो उसका अपोजिट टर्मिनल फ्लावर प्लांट्स भी थे। कोई जिसका पॉट कलर जो है ग्रीन था तो पॉट कलर येलो वाले भी थे। सीड जिसमें राउंड उगता है तो रिंकल सीड वाले भी थे। तो इस टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इजिली पी में स्टडी हो पा रहे थे, ऑब्जर्व करे जा रहे थे। और दूसरा, पी प्लांट को कल्टीवेट करना बहुत इजी था। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, पर उनको क्रॉस पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली करना भी क्या था, इजी था। और चौथा रीजन ये है कि जो लाइफ साइकिल था पी प्लांट का वो कुछ महीनों का ही होता था। तो एक ही सीजन में आप 2-3 बार उसको ग्रो करवा के आप रिजल्ट स्टडी कर सकते थे। इसीलिए क्या था कि मेंडल जी ने इसी को ही चुना। ठीक है, पिजम सेटिवम को ही एज अ स्पीशीमेन के रूप में चुना स्टडी करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जीन सिंबल्स, अब उन्होंने क्या क्या सिंबल यूज किए स्टडी करने के लिए। इनका जो कैलकुलेशन था ना वो बहुत ही मैथमेटिकल बेस्ड था, कि मतलब सब मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड था कैलकुलेशन। तो देखिए इन्होंने सिंबल्स यूज किए। ईच कैरेक्टर और जीन इज गिवन अ सिंबल जनरली इन अ फॉर्म ऑफ अल्फाबेट। सबको सिंबल दिया गया किस फॉर्म में, एक अल्फाबेट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ असाइनिंग अ सिंबल। 2 मेथड थे एक सिंबल को असाइन करने का। एक मेथड था आपका सिंबल इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर। सिंबल या तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके नाम के हिसाब से उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हम लोग एज अ सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसका कैपिटल लेटर, और रिसेसिव कैरेक्टर होगा तो उसका स्मॉल लेटर, पर नाम डोमिनेंट कैरेक्टर के लेटर के ऊपर रखा जाएगा। जैसे अगर टॉल है, टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो अगर हम डोमिनेंट कैरेक्टर के ऊपर नाम रखें, सिंबल रखेंगे, तो कैपिटल टी फॉर टॉल और ड्वार्फ के लिए हो जाएगा स्मॉल टी। तो ये एक तरीका था कि जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे उसका जो पहला इनिशियल वर्ड, फर्स्ट वर्ड जो था उसके नाम के ऊपर हम लोग सिंबल रख दे, और ड्वार्फ का उसी का स्मॉल लेटर रख दे। ठीक है, और दूसरा था या तो हम लोग क्या कर सकते थे, ड्वार्फ कैरेक्टर जो होते थे उसको, जो रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है सॉरी, जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसका जो फर्स्ट लेटर है हम उसको सिंबल के जैसे यूज करें, पर डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर ही देंगे और रिसेसिव को हम स्मॉल ही देंगे। पर यहाँ पे नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम रिसेसिव कैरेक्टर का चूज करेंगे। जैसे कि ड्वार्फ के लिए हो गया स्मॉल डी, तो टॉल के लिए हो जाएगा कैपिटल डी। ठीक है, पर हम लोग जो स्टडी करेंगे आगे जेनेटिक्स में, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी उसमें हम लोग सब फर्स्ट वाला ज्यादा यूज किया जाता है, कि जो सिंबल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम के ऊपर ही रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसी को ही लेके चलेंगे, वही सिंबल को लेके चलेंगे। अब देखिए मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे वो इस तरीके से थे। ठीक है, कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल्स कौन कौन से। उन्होंने पहला कैरेक्टर स्टडी किया था प्लांट हाइट स्टडी किया था। प्लांट हाइट 2 तरह के थे, डोमिनेंट टॉल दिखते थे, रिसेसिव जो दबे हुए रहते थे वो ड्वार्फ। फ्लावर कलर स्टडी किया, डोमिनेंट था उसका पर्पल और रिसेसिव था वॉयलेट। सीड कलर स्टडी किया, डोमिनेंट था येलो, रिसेसिव था ग्रीन। सीड शेप स्टडी किया, डोमिनेंट राउंड और रिसेसिव रिंकल। पॉड कलर स्टडी किया, डोमिनेंट ग्रीन और रिसेसिव येलो। पॉड शेप स्टडी किया, इन डोमिनेंट में इन्फ्लेटेड पॉड्स होते थे और जो रिसेसिव होता था उसमें कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, फ्लावर पोजीशन स्टडी किया, डोमिनेंट वाले के एक्सिलरी फ्लावर्स होते थे और रिसेसिव वाले के टर्मिनल फ्लावर्स होते थे। फिर उन्होंने क्या किया, क्रॉस करना स्टार्ट किया। ओके, उन्होंने इन कैरेक्टर्स की मदद से अब क्रॉस करना क्या किया, स्टार्ट किया। अब कैसे क्रॉस हुआ और क्या हुआ ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो ऑफ ऑन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। ओके।